हरिओम धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का यह चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। ये भारत का भौतिक स्वरूप आप देखते हैं कि किसी भी देश में उस स्थल पर जमीन पर कहीं पठार होता है, कहीं पर्वत होता है, कहीं नदी होते हैं, कहीं नाले होते हैं। ये सभी भारत के भौतिक स्वरूप हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो आज इसमें हम लोग को पढ़ना है, भौतिक स्वरूप। भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसको इस पुस्तक के हिसाब से हम 4 भागों में बांटते हैं और नहीं, इस पुस्तक के हिसाब से 6 भागों में बांटा गया है। आप देखेंगे कि यह 6 भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, मध्य विशाल मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह और तटीय प्रदेश, यह 6 क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले समझे कि आखिर यह जो विशाल पर्वतीय क्षेत्र है या फिर जो हमारी धरती है, आखिर यह किससे बना हुआ है? तो हम समझते हैं ये सभी जो है यह प्लेटों से बना हुआ है, प्लेट से बना हुआ है। और प्लेट जो है आपस में टकराते रहते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी एक दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाते हैं। यह परिस्थिति आती है। प्लेट जो चलता है, घूमने का काम जो करता है, वह एक सिद्धांत पर आधारित है, जिस सिद्धांत को हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसी सिद्धांत के आधार पर हमारा प्लेट चलता है। आप देखते हैं या हमारी जो भूमि है, भारत की जो भूमि है, वह सबसे प्राचीन भूमि है, जो कि गोंडवाना का यह हिस्सा है। गोंडवाना भूमि से ही बना हुआ है। हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो भारत है, यह गोंडवाना भूमि से बना हुआ है। ये गोंडवाना भूमि यह सबसे प्राचीन भूमि है। इस भूमि के अंतर्गत आप देखते हैं कि प्लेट आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब होता रहता है। तो सबसे पहले हम समझे कि प्लेट आखिर घूमता कैसे है। तो देखते हैं प्लेट, सबसे पहला आप देखेंगे इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में यह प्लेट है। जब 2 प्लेट एक ही दिशा में, जब 2 प्लेट एक ही दिशा में आता है, अर्थात टक्कर लेता है, टक्कर ले लेता है, या होता है कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाता है। यदि यह प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसी परिस्थिति में ये घर्षण प्रक्रिया होता है, जिसके कारण आप देखते हैं एक पर्वत का निर्माण होता है। ऐसा समझे कि 2 ट्रेनें कभी कभी क्या करती हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाए, एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ जाए। ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि क्या हो। तो यहाँ पर दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि यह पर्वत का
प्लेट है या जो क्रिया है यह अभिसारी गति कहलाता है। अभिसारी गति, प्लेटों की जो गति है यह अभिसारी परिसीमा कहलाता है, यह अभिसारी। दूसरा है अपसारी। इस अपसारी में ठीक इसका उल्टा होता है। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाता है, यहाँ पर क्या होगा, प्लेट एक साथ है और यह दोनों दो तरफ आ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर जो होता है वह अपसारी परिसीमा का है। यह अपसारी परिसीमा है। और एक है रूपांतरण परिसीमा। अब इसको समझे, यह रूपांतरण परिसीमा क्या है। जब कोई प्लेट समानांतर जा रहा है, यह प्लेट समानांतर जाता है, या तो ये कभी टकराकर टूट जाते हैं और इसके रूप में क्या होता है, टकराकर यह टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति में इस प्लेट का रूप में अंतर हो जाता है, जिसके कारण हम इसे रूपांतरण परिसीमा कहते हैं। रूपांतरण परिसीमा। तो यह प्लेट के तीन प्रकार की जो गति है उसके बारे में हम सोचेंगे। अभी हम चल रहे थे कि गोंडवाना जो भूमि है यह सबसे पुरानी भूमि है, तो भारत भूमि है, यह इसी का हिस्सा है। इसी का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया भी है। आप देखते हैं कि भारतीय जो प्लेट है, हम इसको गोंडवाना, इसको हम भारतीय प्लेट यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आप समझेंगे यह भारतीय प्लेट है और यह भारतीय प्लेट, और यहाँ पर एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, यह यूरेशियन प्लेट है और यह भारतीय प्लेट है। और इसके बीच में कुछ जगह जो है यह खाली जगह दिखाई। यह खाली जो जगह है इसको हम भूसंगति कहते हैं। इसको यहाँ पेथिस सागर था, पेथिस सागर, पेथिस सागर। अब यह प्लेट, भारतीय प्लेट जब उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया, ऐसी परिस्थिति में यह यूरेशियन की प्लेट से टकरा जाने लगा। यह भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में आया, यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा में आया, जिसके कारण अभी हमने परिसीमा में जो बताया था, प्लेट अभिसारी परिसीमा में दोनों प्लेट एक ही जगह आ रहा है, एक ही जगह पर प्लेट एक दूसरे से मिल गया। ऐसी परिस्थिति में यहाँ आप देखते हैं दोनों प्लेट के नजदीक आ जाने से एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ गया। अब यहाँ पर इसी प्लेट को यहाँ से उसके ऊपर चढ़ गया तो एक पर्वत का निर्माण कर दिया, और वह पर्वत क्या कहलाया, हिमालय। तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण भी जो हुआ है या प्लेट की गति से, या यूरेशियन प्लेट के को भारतीय प्लेट से टकरा जाने पर हिमालय पर्वत का निर्माण। अब आप हिमालय पर्वत के उत्तर में हिमालय पर्वत को आप देखते हैं कि यह इससे जो भी नदियां निकलती हैं यह सभी दक्षिण की ओर ही नदियां निकलती हैं। ये दक्षिण की ओर ही नदियां निकलती हैं। अब दक्षिण की ओर नदियां निकलती है और भारतीय प्लेट जो कि दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, या दक्कन के पठार से भी नदियां निकलती है। ये इसको प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है उत्तर की ओर बहती है और यह दक्षिण की ओर। तो हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती है वो अभी जलोढ़ मिट्टी को ला रही है, अपने साथ मिट्टी को ला रही है, और प्रायद्वीपीय पठार भी मिट्टी को ला रही है, जिससे के कारण यहाँ पर पेथिस सागर था और पेथिस सागर क्या हो गया, उस सागर समाप्त हो गया, मिट्टी से वह भर गया, जिसके कारण यह जो भूभाग था यह भूभाग क्या हो गया, यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र कहलाया, जिसे हम भारत का
लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे 8,850 मीटर, तो कहीं देखेंगे 52 मीटर, यह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब इसीलिए इसे हम नववलित पर्वत के नाम से जानते हैं। यह जो निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ, यह टर्शियरी काल में हुआ। ध्यान में रखेंगे, यह आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन जानने के जैसा आया है, यह टर्शियरी काल में हुआ। टर्शियरी काल में, यह टर्शियरी काल में हुआ। इसे हम साइनोजोइक महाकल्प कहते हैं। साइनोजोइक महाकल्प के नाम से जानते हैं। ये 7 करोड़ वर्ष पहले से निर्माण हुआ। 7 करोड़ वर्ष पहले, आप समझ सकते हैं। या साइनोजोइक महाकल्प के समय ही इसका निर्माण किया है। आगे अब हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, तो अब हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप पर अब आते हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह कैसे कैसे है और कितने कितने भागों में क्या है। तो हम लोग समझे भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा विशाल उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, इसको पठार भी कर सकते हैं, चौथा मरुस्थल, पांचवा तटीय प्रदेश, छठा द्वीप समूह। यह 6 भाग। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो आप देखते हैं यह हिमालय पर्वत श्रृंखला जो भारत के उत्तर दिशा में है, यह 2400 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से लेकर के ये आप देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी तक, यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक यह 2400 किलोमीटर है। अब इसकी चौड़ाई को यदि हम लोग देखें तो 400 किलोमीटर से लेकर यह इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर से लेकर के 150 मीटर तक, या 150 मीटर तक है। कहने का तात्पर्य जितना हम पश्चिम की तरफ जाते हैं उतनी ही अधिक चौड़ाई दिखाई पड़ती है, और जितना पूर्व की ओर आते हैं उतना ही कम चौड़ा यह दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि इस भारत हिमालय को लंबवत 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि बांटने में सहूलियत होगा। या 3 भागों में इसको बांटते हैं। अब तीनों का अलग अलग नाम आप देखेंगे। या पहला जो भाग है जिसका नाम है विशाल हिमालय, महान हिमालय, इसको आप महान हिमालय के नाम से जानते हैं। महान हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। दूसरा यह हिमाचल है, हिमाचल। और तीसरा शिवालिक है। या 3 महान हिमालय, हिमाचल, शिवालिक। इसको महान हिमालय, इसको लघु हिमालय, और इसे बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय कहने का तात्पर्य इसे 3
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम कंचनजंगा कहते हैं, या 8,598 मीटर, ये केटू कंचनजंगा, कंचनजंगा। अब एवरेस्ट, एवरेस्ट इसी की चोटी है जो कि 8,848 मीटर है, या एवरेस्ट, महान एवरेस्ट, जो कि भारत में नहीं है, यह नेपाल में पड़ता है। यह भारत में पड़ने वाला सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि हम तो भारत का सबसे लंबा ऊंचा चोटी का नाम दिया काराकोरम मंडल, तो हमारा तो गलत हो गया, भारत में कंचनजंगा दे दिया, ये सही हो गया। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। भारत, हम बोल रहे भारत में और एक भारत का, भारत में का मतलब हो गया कंचनजंगा जो कि भारत में है, और यहाँ पर भारत का, तो भारत का से काम कर रहे हैं। और हम चले जाएंगे यहाँ पर काराकोरम मंडल, ये काराकोरम मंडल, ये इसकी जो चोटी है यह 8,611 मीटर है। यह भारत का है, भारत का मतलब यह भारत का जरूर है, लेकिन भारत में नहीं है, बल्कि POK के अंतर्गत आता है, अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। तो भारत का ही, लेकिन भारत में नहीं, इसीलिए ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च चोटी, ऊंचा चोटी काराकोरम मंडल, और भारत में ये कंचनजंगा, ध्यान रखेंगे। तो आगे है, इसी क्षेत्र में आप देखेंगे मकालू है जो कि नेपाल में पड़ता है, नंदा देवी है या उत्तराखंड में, नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में। इसकी औसत ऊंचाई आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चोटी भी दिखाई है और कुछ काफी छोटी है। तो इसका औसत जो है यह ऊंचाई 6,000 मीटर, ये पहला महान हिमालय 6,000 मीटर। दूसरा आते हैं लघु हिमालय की हम लोग बात करें। लघु हिमालय जो कि जिसको हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यह मध्य हिमालय जिसका औसत ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर, या 45 मीटर, 3,700 से लेकर के 4,500 मीटर। ये कश्मीर में पहाड़ी ढाल, कश्मीर में जो पहाड़ी ढाल है, जो घास के मैदान है, उसको हम यहाँ पर मर्ग कहते हैं, मर्ग। कश्मीर में जो घास के मैदान है उसको हम मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग। और यही घास का जो मैदान है जो कि दूसरे जगह उत्तराखंड में इसको बुग्याल बोलते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं, बुग्याल या घास के मैदान ही है। ये मर्ग कश्मीर में बोलते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। आप देखते हैं या महान हिमालय से लघु हिमालय को जोड़ने वाला, महान हिमालय से लघु हिमालय को जोड़ने वाला जो लाइन है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका सिलेबस का नहीं है लेकिन समझना है। महान हिमालय से लघु हिमालय के बीच को जोड़ने वाला जो परिपथ है उसको हम मैन सेंट्रल फ्रस्ट के नाम से जानते हैं, फ्रस्ट के नाम से जानते हैं, मैन सेंट्रल फ्रस्ट, ये इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं। आगे तो भारत का स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र, इसी क्षेत्र में भारत का स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र अर्थात अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाला जो प्रदेश है वो 4-5 प्रदेश है, आप लिख सकते हैं। जैसे शिमला है, नैनीताल है,
नैनीताल, दार्जिलिंग, मंसूरी या स्वास्थ्यवर्धक प्रदेश है, जो सब लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है ये बाह्य हिमालय, जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये शिवालिक पंजाब से कोसी नदी बिहार तक फैला हुआ है। इसका फैलाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पंजाब से लेकर के या बिहार की कोसी नदी तक फैला हुआ है। अब इस दोनों को जोड़ने वाला जो या परिपथ है, इसका नाम आप लिख सकते हैं मैन बाउंड्री फर्स्ट। मैन बाउंड्री फर्स्ट। ये परिपथ जोड़ने वाला। यहां पर आपने देखा मैन सेंट्रल फर्स्ट या मैन बाउंड्री फर्स्ट। आप देखते हैं लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं, पूर्व में कुछ और नाम से जानते हैं और पश्चिम में हम इसको कुछ और नाम से जानते हैं। तो समझिए, या पश्चिम है या पूर्व है। तो पश्चिम में इसे हम द्वार, पूर्व में द्वार, पूर्व में इसको हम लोग द्वार कहते हैं और पश्चिम में हम इसे दून कहते हैं। दून घाटी को, पश्चिम की जो घाटी है इसको दून और पूर्व की जो घाटी है उसको द्वार कहते हैं। अब देखेंगे ये दून और द्वार दोनों घाटी ही है। इसी के अंतर्गत आने वाला जो शहर है इसी नाम से हम लोग जानते हैं देहरादून, पाटलिपुत्र, इसके अंतर्गत आता है। और इधर द्वार है अर्थात हरिद्वार। ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग के अंतर्गत आता है। अब हम लोग हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण या प्रादेशिक वर्गीकरण कैसे होता है, इसको हम लोग करेंगे। अब समझिए हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। ये प्रादेशिक वर्गीकरण, ध्यान देंगे इसको प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत नदियों के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि यह प्रादेशिक जो भाग है उसको भी हम हिमालय के नाम से ही जानते हैं। यह नदी के आधार पर बटा हुआ है। तो आप जानते हैं कि सबसे पश्चिम में जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी से सतलज नदी, शतलुज नदी, इसको सतलज कहिए। सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है यह 507 किलोमीटर, यह 507 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब। दूसरा है ये काली नदी, शतलुज से काली नदी का जो बीच का क्षेत्र है वह 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, इसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। यह 800 किलोमीटर है। और अंतिम में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको दिहात भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको दिहात नदी कहते हैं,
यह हिमालय जो है वह असम हिमालय के नाम से, असम यह 720 किलोमीटर है। अब दूरी के हिसाब से यदि हम वर्गीकरण करें तो सबसे पहला नेपाल हिमालय, असम हिमालय और फिर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। पूर्व से पश्चिम की ओर का, पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम बात करें तो सबसे पहला पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, यह 4 भाग हैं। अब इसी में जो एवरेस्ट की चोटी है इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। एवरेस्ट की चोटी, कंचनजंगा, मकालू, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। आगे भारत का कुछ हम लोग दर्रा को देखें तो भारत का जो दर्रा है, आखिर सबसे पहले ये समझिए कि दर्रा क्या है। तो दो पहाड़ियों के बीच का जो आने जाने का रास्ता है, दो पहाड़ियों के बीच का जो भाग है वह दर्रा है। दो पहाड़ियों के बीच का दर्रा, बीच का जो भाग है वह दर्रा कहलाता है। ये दर्रा है। दो पहाड़ियों के बीच का भाग दर्रा कहलाता है। दर्रा कहलाता। अब समझिए कि सबसे पहले कुछ दर्रा का नाम हम बता रहे हैं, या बुर्जील दर्रा। ये बुर्जील दर्रा, यह दर्रा आप देखेंगे कि श्रीनगर से गिलगित जाने का, गिलगित जाने का रास्ता है, इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। दूसरा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, यह जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाने का रास्ता है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से कश्मीर जाने का मार्ग है। जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग को क्या बोलते हैं? बनिहाल दर्रा। उसके बाद हिमाचल सिपकीला दर्रा। ये सिपकीला दर्रा या हिमाचल प्रदेश से मानसरोवर जाने का, मानसरोवर जाने का मार्ग है। उसी प्रकार से कई दर्रा है जिसको हम देखेंगे। कभी नाथुला दर्रा जो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखते हैं, नाथुला यह प्रसिद्ध दर्रा है अभी ऐतिहासिक क्षेत्र में। ये नाथुला दर्रा जो है सिक्किम या सिक्किम में है। सिक्किम में है। ये सिक्किम से चीन जाने का दर्रा, जहाँ पर डोकलाम वगैरह इसी दर्रा के अंतर्गत आते हैं। फिर एक जोलेफला दर्रा है जो कि सिक्किम में ही है, वहाँ से भूटान जाने का रास्ता है। फिर कई प्रकार के दर्रे हैं।